हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 11th का चैप्टर ऑसिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो होने वाला हमारा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना कवर करेंगे एसएचएम, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर अपना। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला वो देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो होने वाला हमारा पीरियडिक मोशन। बेसिकली ऑसिलेशन समझने के लिए हमें दो टाइप के मोशन को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है पीरियडिक मोशन, दूसरा ऑसिलेशन। जब तक ये दोनों मोशन नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर हमें समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मोशन है वो है पीरियडिक मोशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें पीरियडिक मोशन, राइट। पीरियडिक मोशन नाम से पीरियड मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज एक इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसे पीरियड कहते हैं। तो सेम पीरियडिक मोशन क्या होता है, कोई मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है उसे कहते हैं हम पीरियडिक मोशन। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड कितना टाइम लेती है रेवोल्यूट करने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स। फिर सेम टाइम के बाद, यानी जो कि हम कंसीडर करते थे न्यू ईयर, उसके बाद फिर से रिपीट करती है। ठीक है, तो ये मोशन हो गया हमारा पीरियडिक मोशन, क्योंकि क्या है कि इसमें जो टाइम इंटरवल लग रहा है वो सेम है और फिर उसी लोकेशन से दोबारा उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारी घड़ी की सुइयां सारी की सारी, वो सेकंड वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में है ना रिपीट करती है। आर वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में करती है, और जो मिनट वाली होती है वो 60 मिनट्स में रिपीट करती है। तो सेम ये टाइप के मोशन हो गए पीरियडिक मोशन। या हम पेंडुलम भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो पेंडुलम होता है, जो घड़ी का पेंडुलम हमने देखा है, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद ऐसे करके रिपीट करता रहता है। तो ये क्या हो गया पीरियडिक मोशन। अगर ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली तो कुछ है नहीं, कोई भी मोशन ले सकते हैं हम ऐसे। ये गैप सेम होना चाहिए। देखिए पहले क्या हो गया 0, फिर एक पल्स बनी, फिर 0, फिर या फिर इस टाइप से कोई भी मोशन जो फिक्स इंटरवल के बाद अपना क्या कर रहा हो रिपीट कर रहा हो टाइम के साथ, उसे कहते हैं हम पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन क्लियर हुआ। तो पीरियडिक मोशन क्या होता है, वो मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसे कहते हैं हम पीरियडिक मोशन। तो नेक्स्ट टाइप का जो मोशन है वो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। मिलता जुलता है कुछ पीरियडिक से। अभी जरा इसको क्लियर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू एंड फ्रो करता है। इसको टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ कहते हैं। क्या करता है ये, अपनी ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है इसकी मेन पोजीशन, जहां पे ये अगर नॉर्मली छोड़ देंगे विदाउट किसी फोर्स से ये रेस्ट पे रहता है, इसे कहते हैं मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन के अलोंग वो टू एंड फ्रो मतलब, या उसे बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो टू एंड फ्रो करता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, क्या होता है टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसे हम कहते हैं बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल्स देखें तो पेंडुलम जैसे कि मैंने अभी बनाया है ना, ठीक है, पेंडुलम हो गया, या एक स्प्रिंग ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको नॉर्मली ये स्प्रिंग है, अब जैसे इस पे लोड लगाएंगे और जैसे स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, टू एंड फ्रो। तो ये मोशन भी हो गया ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर इसको इसके बीच में क्या रिलेशन है ऑसिलेटरी और पीरियडिक मोशन में, देखिए पीरियडिक मोशन क्या होता है, रिपीट करता है ना। तो पीरियडिक मोशन रिपीट करता है और ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह से क्या होता है, रिपीट करता है। कैसे, ये देखिए यहां से ये इधर गया पहले, फिर इधर आया, फिर इधर से इधर गया, फिर वापस आया, रिपीट कर रहा है। बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि पीरियडिक मोशन जो है वो टू एंड फ्रो नहीं करता, बट ऑसिलेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो भी करता है और रिपीट भी करता है। इसलिए ऑसिलेटरी मोशन जो होता है
वो पीरियडिक मोशन भी होता है, बट पीरियडिक मोशन कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। जैसे कि अभी अर्थ का एग्जांपल लिया था हमने, सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, लेकिन क्या वो आगे पीछे कर रही है? तो पीरियडिक मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, बट ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियडिक मोशन हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है पीरियडिक फंक्शन। तो पीरियडिक फंक्शन मींस अब जो ये मोशन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, इसमें पीरियडिक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। फंक्शन मतलब एक मैथमेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक टर्म्स जो रिप्रेजेंट करेगी कि कौन सा मोशन अपना क्या है, पीरियडिक मोशन है, और कौन सा मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, वो फंक्शंस होंगे हमारे अलग। यहाँ पे पीरियडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो फंक्शंस होंगे वो कहलाते हैं हमारे पीरियडिक फंक्शन। जैसे कि बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक होता है साइन की टर्म में 2 पाई n बाई कैपिटल T इंटू टी, जहाँ पे n 1 से 2 3 और डॉट 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 चलता है, और दूसरा होता है अपने पास, इनमें से कोई भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है यहाँ पे n 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होते हैं अपने पीरियडिक। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है अपने पास, साइन का फंक्शन, कोस का फंक्शन, ये पीरियडिक मोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। फिर दूसरा आता है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, ये सिंपली वैसे ही, इसमें क्या होता है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन वो होते हैं जिसमें या तो अपना इक्वेशन फंक्शन दोगा, मोशन जो है इन टर्म्स हो, या तो साइन की टर्म में हो या कोसाइन की टर्म में, ओनली साइन और कोसाइन की टर्म में होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, यानी हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, हम साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर कोसाइन की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आगे बनाएंगे इस इक्वेशन को, ओमेगा टी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 पाई न्यू टी, और भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं साइन 2 बाय कैपिटल टी। तो ये देखिए, ये फंक्शन क्या हो गया, ओनली साइन का है ना। पीरियडिक वाला फंक्शन में क्या था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं था, ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, वाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो वहां पे सिर्फ क्या था, साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू एन, इस टाइप से था। यहाँ पे क्या 2 पाई टी इंटू टी, और साथ साथ एम्पलीट्यूड भी लग गया। तो जहां एम्पलीट्यूड लग गया तो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन का फंक्शन हो गया। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओनली कॉस की टर्म में। तो कॉस की टर्म में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई न्यू टी बाई टी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू। तो ऐसे ऑसिलेशन जिसको या तो सिर्फ साइन की टर्म में या फिर कोस की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हार्मोनिक क्या ऑसिलेशन। अब आ रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर? अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कौन से होते हैं, बेसिकली जिन पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और सिंगल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अभी जैसे हमने पीछे लिया था, एम्पलीट्यूड क्या था हमारे पास फिक्स, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई सिंगल, या ऐसे ले सकते हैं ए कॉस, एम्पलीट्यूड फिक्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसका ऑपोजिट हो जाता है नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो उसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड भी फिक्स नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी सिंगल नहीं है, जो कि हमारा यानी सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 हार्मोनिक ऑसिलेशन। इट मींस जैसे कि ये ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 2 ओमेगा टी। तो दो अलग अलग जब हम हार्मोनिक ऑसिलेशंस को एड अप कर देंगे तो उनसे हमें मिलेगा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर? बेसिकली ये जो था हमारा इस चैप्टर का इंट्रो था, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर है कोई क्वेश्चन अगर आपकी आ गई तो आ गई, नहीं तो बहुत रेयर पूछा जाता है, बस ये इंट्रोडक्शन के काम आएगा। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं छोटे छोटे बेसिक टर्म्स, वहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना
तो इसके अंदर यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट समझना है तो बेसिकली स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। तो इसको समझाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। ये पेंडुलम की जो है ये कौन सी पोजीशन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन, ठीक है। और ये पोजीशन जो है ये वाली है एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये मैक्सिमम जहां तक ये डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में सपोज ये 2 सेकंड ले रहा है, यहां से यानी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आने पे अगर ये 2 सेकंड ले रहा है, तो इस 2 सेकंड को छोड़कर, अभी मैक्सिमम की बात नहीं, किसी भी टाइम पीरियड में या 2 सेकंड में भी जो भी ये डिस्प्लेसमेंट यानी जो भी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से यहां तक जो है ये हो गया y1, यहां से यहां तक हो गया y2, यहां से यहां तक हो गया ये y3। तो ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। किसी टाइम मान लो यहाँ 0.5 सेकंड में पहुंचा है या 1 सेकंड में पहुंचा है, वहां 2 सेकंड, तो किसी टाइम इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस पेंडुलम ने, तो वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। चलिए अब आता है एम्पलीट्यूड, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, ऐसे जाता है और क्लियर। तो ये जो मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एम्पलीट्यूड, सिंबल होता है इसका ए, राइट? समझ में आया? अगर वेव की टर्म में आपने पढ़ा हुआ है, बेसिकली इसको वेव में ऐसे देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड दोनों साइड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, बट ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से SI यूनिट होगी मीटर, क्योंकि क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आता है वाइब्रेशन। नेक्स्ट जो टर्म हमारी वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होती है ए कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया आगे की तरफ, फिर आया पीछे की तरफ, तो यहां से यहां तक जाने में और वापिस आया अपनी मेन पोजीशन पे, इसको कहते हैं एक साइकिल। फिर ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर 2 साइकिल। तो वाइब्रेशन या साइकिल का मतलब होता है जब एक पोजीशन से अपनी किसी दूसरी पोजीशन पे गया, फिर देन उस पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि उसने एक साइकिल कंप्लीट करी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगर इसमें देखा जाए तो ये यहाँ से स्टार्ट करा और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो एक साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल का मतलब समझ में आया, ठीक है। जैसे कि आप घड़ी की सुई अगर देखें तो 1 सेकंड 12 से स्टार्ट करके फिर 12 पे जाती है, फिर घूम के 12 पे, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल। नेक्स्ट हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया टाइम कहलाता है हमारा टाइम पीरियड। जैसे कि यहां से यहां तक ये एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया टाइम पीरियड कहलाता है लिया गया टाइम को कहलाता है टाइम पीरियड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और SI यूनिट होती है सेकंड। जस्ट इससे मिलके बनता है कि किसी टाइम में कितने ऑसिलेशन कोई पार्टिकल कंप्लीट करता है किसी टाइम पीरियड में। मान लेते हैं इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा, है ना, टी टाइम पीरियड में, सिंबल होता है ये
एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा टी टाइम पीरियड में, तो वो बन गया इसका फ्रीक्वेंसी, और एसआई यूनिट हो गई हर्ट्ज। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से। ठीक है, अब आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो एक इसको ऐसे समझते हैं सबसे अच्छा, एक सर्कल है, यहां से पार्टिकल चला, एक ऑसिलेशन ऐसे कंप्लीट, ठीक है, यानी एक चक्कर इसने लगाया, सिंबल होता है ओमेगा, और टाइम लिया इसने कैपिटल टी, जो कि बन गया हमारा 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू। तो क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि उसने किसी टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करे, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। या सिंपल सा है, इसकी एक और स्टेटमेंट है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो क्वांटिटी होती है जो फ्रीक्वेंसी को किसी फैक्टर 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलती है। बेसिकली ये जो डेफिनेशन हो गई है इसकी मैथमेटिकल टर्म्स हो गई, ठीक है। तो 2 पाई न्यू ये भी हम पढ़ चुके हैं, मोशन इन प्लेन में ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फेज, ये है मजेदार और ये इंपॉर्टेंट भी। फेज क्या होता है, फिर से इस पेंडुलम से करते हैं। ये पेंडुलम यहां से चला और यहाँ किसी पोजीशन पे यानी ए से चल के किसी पोजीशन बी पर आता है, और ऐसा करने में इसने कोई एंगल बनाया थीटा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आया तो इसने कोई एंगल बनाया थीटा 1। तो ये जो एंगल है यही होता है फेज। स्टेटमेंट देखें तो फेज क्या होता है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में पार्टिकल अपनी पोजीशन और डायरेक्शन को एक्सप्रेस करता है जिस टर्म की हेल्प से विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, उसे कहते हैं फेज। तो बेसिकली y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, इसको सिंपल मैं ऐसे नहीं लिख देता थीटा या फाई लिख देता, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, चलो फाई लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यही है हमारा फेज। क्योंकि ये बता रहा है फाई कि जो टर्म जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की लोकेशन पे पहुंची है, ठीक है। उसने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसे कहते हैं हम फेज। उसके बाद आता है इनिशियल फेज, या जिसे हम कहते हैं इपोच। इनिशियल फेज होता है जब टाइम 0, तो टाइम 0 पर जब टाइम 0 होता है तो उसकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल की, वो कहलाता है हमारा इनिशियल फेज। पार्टिकल किस में, टाइम को 0 यहाँ रखेंगे अगर, तो फाई इक्वल्स टू फाई नॉट। तो फाई नॉट ही है हमारा क्या है, इनिशियल फेज या इपोच जिसे कहते हैं। तो फाई नॉट है हमारा इनिशियल फेज, यानी ये जब टाइम 0 तो ये कहां पर है, ये अपनी लोकेशन यहाँ पर है, सिंपल है ना, हिलेगा नहीं जब टाइम 0 है। जैसे टाइम बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है, फेज में आ जाता है, और जब टाइम 0 होता है तो अपने इनिशियल पोजीशन पर है यानी इनिशियल फेज में है, उसे कहते हैं इपोच। तो ये था हमारा इनिशियल फेज या फेज। तो अब स्टार्ट होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम कहते हैं SHM, ठीक है। स्टेटमेंट इसकी लंबी होती है काफी, पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर उस स्टेटमेंट को मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। क्या कहता है, पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट SHM कब माना जाएगा, जब वो टू एंड फ्रो करेगा किसी मेन पोजीशन के अलोंग। यानी पार्टिकल SHM कब होगा, जब वो टू एंड फ्रो करेगा किसी मेन पोजीशन के अलोंग, क्लियर। किसकी वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स जो पार्टिकल जब डिस्प्लेस होता है उसको अपनी दोबारा मीन पोजीशन में लाने में हेल्प करती है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। चलो इसको जरा समझते हैं। इस फिर से इस
पेंडुलम से। बहुत इजी है इससे, ये इसकी मेन पोजीशन। अब जरा समझना, इनिशियली पार्टिकल को मैं एक पोजीशन यहाँ पे लेके गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से आता है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ y1, ठीक है। फिर मैं यहां लेके गया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ y2, मैं यहां लेके गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ y3। अब बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की। जब ये इधर जा रहा था तो इसको फोर्स लग रही थी F1, इस तरफ इसमें फोर्स लग रही थी F2 मेन पोजीशन की तरफ, तभी तो ये अपनी शेप अपनी मतलब पोजीशन पे वापस आएगा, है ना। पेंडुलम वापस आ रहा है किसकी वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। यहां से यहां तक के बीच में फोर्स लगी थी कितनी, F3। अब ध्यान से देखो, y1 जो है वो छोटा है y2 से और y3 से। क्या मैं जब मैं यहाँ पे इतना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ y1, तो क्या सेम फोर्स लगेगी F1 F2 F3 जो है वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। मींस अगर ऐसे वाइब्रेशन हो रही है या ये पेंडुलम लटका हुआ है, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या वो सेम अमाउंट से रिस्टोर करेगा अपनी डायरेक्शन में, यानी फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्टोर करेगा। फिर सेम अगर मैं उसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो क्या ये फोर्स ज्यादा होगी या कम होगी पहले वाले से, और ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा अगेन फोर्स फर्स्ट वाले केस से ज्यादा है या कम। इसको कुछ ऐसे समझिए, इलास्टिक है अपने पास, इलास्टिक को हल्का सा हम स्ट्रेच करते हैं और किसी के मारते हैं सपोज, ठीक है, किसी को मारते हैं तो क्या वो हिट करेगी, जब वो हिट करेगी तो उसकी अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगी, उसको फिर मैं मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो पहले वाले केस में ज्यादा चोट लगेगी या दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में, क्योंकि दूसरे वाले में हमने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिया तो उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा अप्लाई हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम है फर्स्ट की एज कंपेयर टू सेकंड, फिर सेकंड की कम है थर्ड से। क्यों, क्योंकि थर्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी। इट मींस इसी से पता चल रहा है कि F और Y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो कह रहा है, टू एंड फ्रो तो कर रहा है ये, ठीक है, ऐसे टू एंड फ्रो करेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सी फोर्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के, राइट, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनल लगेगा माइनस के वाई, के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग फैक्टर या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मेन पोजीशन की तरफ, है ना। हमेशा फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मेन पोजीशन की तरफ। एग्जांपल्स, एक तो ये रहा अपने सामने, ठीक है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क, जिस हिसाब से हम उसमें फोर्स लगाएंगे उसी हिसाब से वो पार्टिकल डिस्प्लेस करता है और जिस हिसाब से डिस्प्लेस करेगा उसी अकॉर्डिंग वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इसमें, ठीक है, जनरेट होती है। सेम अभी स्प्रिंग का, स्प्रिंग को खींचेंगे छोड़ेंगे तो उसी अकॉर्डिंग वो स्प्रिंग जो अपने आप को रिस्टोर करेगी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वो हम उसमें लगाएंगे। क्लियर, चले, एसएचएम क्लियर हुआ, ये था थ्योरेटिकली। अब इसको बेसिकली हम करेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन, एक एक चीज यहाँ पे जो भी हमने पढ़ी थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे एसएचएम में। लेकिन जो हमारा एसएचएम में जो केस होने वाला है वो होने वाला है हमारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से हम एसएचएम के लिए सारी क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा है तो पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, ये बना लिया हमने एक सर्कल और ये डाल दिया इसके एक्सिस, रेफरेंस के लिए दो डायमीटर जो कि परपेंडिकुलर है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर, अब इसमें क्या हो रहा है, तो फर्स्ट जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे इसमें करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो मानते हैं इनिशियली ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यहाँ पॉइंट पी पे पहुंचता है पार्टिकल, पॉइंट पी पे पहुंचता है, ठीक है, पॉइंट पी पे यहां से यहां तक आ गया पार्टिकल,
ठीक है। पॉइंट पी पे ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो टी टाइम में देखिए हमने पढ़ा था कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। सॉरी, एंगल इक्वल टू होता है वो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये वाला एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए उल्टा कर दिया हमने, थीटा ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी, है ना, वेलोसिटी अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। ये एंगल था अपने पास थीटा, ये ले लिया हमने एम और ये पॉइंट ले लिया, क्लियर। अब ये क्या है, इसका रेडियस, रेडियस क्या होगा, एम्पलीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है अपने पास, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया ए, ये हो गया एन, ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको हमने मान लिया वाई डिस्प्लेसमेंट किया और इसने, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी टाइम टी पे वो पी पॉइंट तक जाते थे वाई और एक्स हुआ, तो ये वाई और एक्स हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करेंगे तो देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं ओ पी एम, तो इन ट्राइंगल ओ पी एम, तो हमने साइन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये एम्पलीट्यूड है और हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के टर्म में हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर। तो P बाई एच, P इक्वल्स टू क्या है ओ एम, एच क्या है ओ पी, चलिए साइन थीटा, ओ एम है अपने पास y, ओ पी है a, तो y इक्वल्स टू क्या बन रहा है अपने पास a साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू क्या है अपने पास ओमेगा टी, तो a साइन ओमेगा टी, जो कि हमने पीछे जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो एग्जांपल में ये क्वेश्चन हमने उठाई थी। तो ये आई है यहाँ से। अब x के लिए करेंगे तो एक ट्रायंगल बन गया ये पी ओ एन, ये रहा cos थीटा इक्वल्स टू, तो ये cos क्यों लगाया, a पता है यह है हाइपोटेन्यूज, निकालना है क्या है बेस, तो उसकी लगता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस है ओ एन, ये है ओ पी, ओ एन है x के बराबर, यह है a, तो x इक्वल्स टू a cos थीटा, और थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होता है a sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी, जहाँ पे a अपने पास एम्पलीट्यूड होगा, sin ओमेगा टी कितना होगा, कोई हमारा बता रहा है कि इस फेज के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलो किस फेज में है वो ओमेगा टी में। अब इस पे हम केस ले लेते हैं कि अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है या पार्टिकल यहां से इसके ऊपर यहां से कहीं स्टार्ट करता है तो क्या होगा। तो ये दो केस लेते हैं हम एक एक करके। क्या, इफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम कोई पोजीशन ए मान लेते हैं, पोजीशन ए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नया डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल यहां कहीं से स्टार्ट कर रहा है अपना, तो ये x, x डैश, y, y डैश a, पार्टिकल यहां से चल रहा है, ठीक है, जो कि इसके साथ क्या बना रहा है, इनिशियल फेज जो है फाई नोट पे, क्लियर। यहां से चल के वो पार्टिकल अपना पोजीशन तो वही है p पॉइंट पे आ रहा है, तो वो p पॉइंट पे आ रहा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्लियर। p पॉइंट पे पहुंच रहा है वो, ये पहुंच गया, चलिए ये एंगल थीटा था अपना, पॉइंट m और
और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक जो एंगल लिया है वो बनाया है ओमेगा टी। तो यहाँ से जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखें, क्योंकि थीटा तो ये है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थीटा इक्वल्स टू क्या, इस ओमेगा टी में से अगर मैं फाई नॉट माइनस करता हूँ तो ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल क्या है, ये है ना। इस ओमेगा टी में से, पूरे में से अगर ये थीटा नॉट माइनस करते हैं, फाई नॉट माइनस करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा एंगल आ जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी ए कॉस ओमेगा टी माइनस, तो ये जो माइनस फाई नॉट है ये क्या है अपना इनिशियल फेज, क्योंकि जब स्टार्टिंग पोजीशन पे, जब टाइम जीरो, इनिशियल, ये है इनिशियल फेज अपना। क्लियर, ये तो हो गया जब पार्टिकल यहाँ था। अगर पार्टिकल को कहीं ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो तब क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। चलिए नोट हो गया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, अब पार्टिकल कहीं यहां से चलता स्टार्ट करता है, यहां पहुंचता है वही पी पोजीशन पे, एक्स एक्स डैश वाई, ये पोजीशन बी ले ली और ये अपने पास बी है, यानी पार्टिकल क्या रहा है, एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन बी, ठीक है। फिर से ये परपेंडिकुलर अपने पास जो है वो तो एज इट इज रहेगा, इनकी लोकेशन भी एन एम, ठीक है। ये एंगल थीटा था, ये एंगल क्या, इनिशियल फेज फाई नॉट, और ये ओमेगा टी। तो थीटा इक्वल्स टू इस पर क्या आ रहा है ओमेगा टी, ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ तक थीटा, तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर, और जो इक्वेशन थी हमारी वो चेंज हो जाएगी, ए साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जहां पे इस बार प्लस फाई नॉट हो जाएगा इनिशियल। तो ये दो डिफरेंट पोजीशन में हमने क्या करा है, कंसीडर किया, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया है ना। अगर पार्टिकल क्या है उस एक्स एक्सिस से नीचे स्टार्ट करता है तो यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, और एक्स एक्सिस से ऊपर से स्टार्ट कर रहा है तो प्लस आ जा रहा है, इनिशियल फेज हमारा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमें कैलकुलेट करना है वो है अब वेलोसिटी। चलिए देखिए वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल वेलोसिटी होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाय dt। तो y क्या है, a sin ओमेगा t, राइट, ये है बेसिकली। अब a sin dt की टर्म में सिर्फ टाइम का इंटीग्रेशन होगा, तो सबसे पहले a एज इट इज, और टाइम किसके साथ है साइन, साइन का सॉरी डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, तो ये बन गया a ओमेगा cos ओमेगा टी। एक तो ये होगी, इसे अपने को क्या करना है हाईलाइट करके रखना है वेलोसिटी को। क्लियर। अब ये तो हो गया ओमेगा इन सब के टर्म में। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या cos को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट। ये कहां से आया, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर बन जाएगा तो रूट बन जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखें साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, तो यहां से भी जो इक्वेशन आई है y, यहां लिखता हूं, देखिए y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू y बाई a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे a स्क्वायर, यहाँ गया a स्क्वायर माइनस
अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए, और इस ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या आ रहा है, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस, चलिए ये आ गई वेलोसिटी। क्लियर, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक आई है ओमेगा की टर्म में और एंगल की टर्म में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में, और दूसरी आई है सिंपल हमारा ओमेगा एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। जैसा हमें जहां नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब वेलोसिटी निकल गई तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। अब एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, क्योंकि ऑलरेडी हम स्मॉल ए से एम्पलीट्यूड को ठीक है रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। और वेलोसिटी अपने पास जस्ट अभी अभी पीछे कैलकुलेट करी हमने, a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट, जहां से a sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करके फिर से डिफरेंशिएशन होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा, तो ये आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलिए एक इक्वेशन ये बन गई। क्लियर, यहां तक। अब दूसरी टर्म में करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज कर दिया मैंने, और ए साइन ओमेगा टी एक तरफ। ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है वाई के, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, नेगेटिव का मतलब अगेन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है 2 पाई बाय ओमेगा, सबसे बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अभी भी एक्सीलरेशन पढ़ा है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, नेगेटिव तो साइन बता रहा है, और टाइम पीरियड में माइनस की जरूरत होती नहीं है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन वाई, और ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ए अपॉन वाई। इसको यहाँ पुट करेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, नीचे चला जाएगा ए, तो ये आ जाएगा ऊपर वाई बाय ए। इट मीन्स टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट वाई क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है एक्सेलरेशन, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन में एक्सेलरेशन। अब हमें नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो रह गया हमारा, वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमने पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड ये है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट ए अपॉन में वाई। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट, ये है अपने पास एक्सेलरेशन, और नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, एक्सेलरेशन हो गया, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया पहले, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं इसमें हम एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिक जो होती है वो किससे हमारे पास आती है, वो हमें मिलती है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है ना पार्टिकल्स की, और इसमें पोजीशन चेंज हो रही है बार बार। अभी हमने जो इक्वेशन बनाई है पीछे से क्या बनाई है, एक तो ये y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी आया था ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन आया था ये, जिसको हम
उसकी टर्म में भी कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, उसकी टर्म में भी लिख देते हैं इसको ए ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक पहले तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो भी एनर्जी मेक होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, और वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एफ दो रीजन से आती है, एक के वाई से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और एक होता है यहाँ पे क्योंकि मोशन में भी है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हो गया m इंटू कैपिटल ए m, और कैपिटल ए की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर फाइव। नेक्स्ट वन रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी होती है माइनस के वाई के बराबर होती है ना, इसे इक्वेशन देते हैं, अगर इसे सेकंड इक्वेशन दे दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस माइनस है माइनस कैंसिल वाई से वाई, तो के इक्वल टू क्या आ गया m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और ओमेगा इक्वल टू आ गया k अपॉन में m का रूट, एक ये भी आ गया। चलो k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब निकालते हैं हम वर्क डन, dw इक्वल टू क्या होगा, क्या हो रहा है एफ डी वाई माइनस एफ डी वाई, क्लियर। वर्क डन रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इसे माइनस, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है माइनस के वाई माइनस माइनस प्लस, तो के वाई डी वाई हो गया अपने पास डी डब्ल्यू। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वो सिंपली कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, क्लियर। चलिए ये आ गया के वाई, मेन पोजीशन तो है 0 पर, है ना, और मैक्सिमम कहाँ पे पहुंच रहा है किसी डिस्प्लेसमेंट y तक, y का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा वाई स्क्वायर बाय टू लिमिट 0 टू y। चलिए 1/2 बाहर ले लिया हमने, एक और y की जगह y और एक और y की जगह 0, तो क्या आ रहा है 1/2 के वाई स्क्वायर, यह आ गया वर्क डन, और यही वर्क डन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको एंगल की टर्म में करें तो के की वैल्यू क्या है m ओमेगा स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आती है a साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर। चलिए तो वैल्यू आ रही है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए फिर ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल होगी, अब मोशन में है तो एक दूसरी एनर्जी भी होगी इसके पास जो कि है काइनेटिक। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली अपने पास सिंपल सा होता है हाफ mv स्क्वायर, राइट, और वेलोसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आता है वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t इसका स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ रही है 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, एक तो ये आ गया एंगल की टर्म में, ठीक है। अब दूसरा इसको देखो, इसको ये भी कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर k आता है अपने पास, राइट। पहले लिख देता हूं, देखिए k इक्वल टू आया था अपने पास m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहां बन गया अपने पास 1/2 k a स्क्वायर
cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम कर सकते हैं 1 माइनस फिर से वही sin ओमेगा टी, है ना। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1/2 k a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। साइन फिर से वही वो जो इक्वेशन हमने यहाँ बनाई थी y इक्वल्स टू, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू y बाई ए, तो स्क्वायर है तो क्या होगा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जैसे पीछे किया था हमने, है ना। तो 1/2 k a स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 1/2 k a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो 1/2 k a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो दो फॉर्मूले आगे काइनेटिक एनर्जी के, एक एंगल के टर्म में और दूसरा अपने पास डिस्प्लेसमेंट k और y के टर्म में। अब ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इन एसएचएम वो क्या होगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आई थी अपने पास 1/2 k y स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 k a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1/2 k y स्क्वायर माइनस 1/2 k a स्क्वायर माइनस 1/2 k y स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1/2, सॉरी प्लस आएगा 1/2 k a स्क्वायर, तो हाफ के a स्क्वायर आ गया हमारे पास टोटल एनर्जी। चलिए हाफ के a स्क्वायर, अब k की वैल्यू क्या आती है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एक ही आ गया अपने पास। ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, तो एक और वैल्यू आ जाएगी अपने पास, राइट, ये वैल्यू हमें पता है। तो 1/2 m 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, ये आ गया 2, तो वैल्यू आ गया अपने पास 2 पाई m 2 पाई स्क्वायर m फ्रीक्वेंसी स्क्वायर a स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका बेसिकली क्या करना है, एक सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी। अब हम निकालेंगे टाइम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी, पहला टाइम। ठीक है, ठीक है, ये कुछ हो गया अपने पास। अब यहाँ पे कंडीशन एक तरफ ले लेते हैं हम टाइम, और इस तरफ ले लिया हमने एनर्जी। ठीक है, ये क्योंकि आप टाइम देख रहे थे यहाँ पे 0, यहाँ हम डाल देते हैं 1/4, हाफ, 3/4 टी पर। ठीक है, सिंपल सा ये रेफरेंस ऐसे डाल देते हैं, इजी रहेगा अपने को बनाने में इससे। अब देखिए उसके लिए हमारे पास दोनों फॉर्मूले होने चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक से, क्योंकि काइनेटिक हमारे पास कोस, ठीक है, ये टर्म सारी तो क्या है कांस्टेंट टर्म्स है ना। कोस अगर मैं 0 लूंगा, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 0, राइट, टाइम 0 होगा तो कोस की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम कहां पे बनेगा हमारा, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम का है यहाँ पर, तो यहां से जो स्टार्ट हो रही है
ठीक है, तो ये कौन सी होगी अपने पास, काइनेटिक एनर्जी होगी अपने पास बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी वाली। अब दूसरी बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये रहा, ये है साइन पे डिपेंड, और साइन 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो मैं तो सिर्फ एक ही एंगल से स्टार्टिंग करना बता रहा हूँ, 0 पे है तो यानी यहाँ पे इससे स्टार्ट होगी, और बाकी आप करते रहोगे तो ये पैराबोला क्यों बन रही है ये भी बता देते हैं अगेन, क्योंकि जो इक्वेशन जो बन रही है ध्यान से देखिए वो पैराबोला की है, वाई स्क्वायर, है ना। जब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था मोशन इन प्लेन, जहां डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर आता है ना, तो वो क्या होता है पैराबोला। तो शेप कैसी बनेगी इसकी, पैराबोला। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और जो ये है ये होगी अपने पास टोटल एनर्जी, जो कि है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, जो कि कैसी रहती है, कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर यहां तक, चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ये दो केसेस हमने यहाँ लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ है x जब माइनस ए के बराबर हो, देखिए दो केस है यहाँ पे, माइनस ए नहीं सॉरी, वहां पे अगर देखें कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा जो था पोटेंशियल एनर्जी वो था हमारा ओनली वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ अगर मैं ए की जगह ए पुट कर देंगे प्लस ए, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, माइनस ए पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के स्क्वायर, राइट, ठीक है, माइनस ए के स्क्वायर पे फिर 0, यानी दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0। जब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू a ले लेते हैं या x इक्वल्स टू माइनस a लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आती है 0, ठीक है। तो अगेन काइनेटिक एनर्जी और अपना बनेगा क्या, पैराबोला, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। वहीं पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ के वाई स्क्वायर था, जब a ले रहे हैं तब भी मैक्सिमम, और इसे वाइट से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ये हो जाएगा अपना मैक्सिमम। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये अगेन हो गया ये क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हो गया अपने एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दोनों ही केसेस में अगर रखें, देखिए दोबारा समझते हैं, ये है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी है 1/2, चलो यहाँ पे ए की जगह ए रखेंगे तो हाफ के स्क्वायर मैक्सिमम, जो कि है ये, ए की जगह माइनस ए रख रहे हैं स्क्वायर होने की वजह से फिर पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जब ए की जगह ए रख रहे हैं तो 0, फिर ए की जगह माइनस ए रख रहे हैं स्क्वायर होने पे फिर 0, तो ये काइनेटिक या पोटेंशियल उनका सम होता है अपने पास टोटल एनर्जी। क्लियर, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया क्या, एसएचएम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एक छोटा टॉपिक रह गया, पहले इसको नोट कर लीजिए। हमने एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और देन उसके ग्राफ, ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें ना जो कैलकुलेट करना है वो करना है इसके टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। अब आपके माइंड में आएगा टाइम पीरियड जो हमने पीछे निकाला था वो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाला था। अब हम जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं वो मास और के की टर्म में, ठीक है, टाइम पीरियड फॉर एसएचएम। तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स से भी हमने पढ़ा था, दो थी, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
m इंटू ए, और जो कि होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर। और दूसरा जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था f इक्वल्स टू माइनस के वाई, ये भी हमने देखा था, जिसकी हेल्प से हमारा माइनस के वाई और माइनस ये आया था। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया था अपने पास, तो k इक्वल्स टू आया था m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, k बाय m का रूट। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, सेम स्टेप है जो हमने पीछे किया था। अब टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट k बाय m, तो m अपॉन में k। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ मास। और m क्या होता है, इनर्शिया फैक्टर, और k क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर। अब बेसिकली क्या है, ये यहाँ तक हुआ। अब क्या है, जो आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे जिन पे भी हमने टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो इसकी हेल्प से निकालेंगे। क्योंकि टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/t, इट मींस 1/2 पाई अंडर रूट, बस रेसिप्रोकल हो जाना है इस पूरे फॉर्मूले का। तो जहां भी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हम आगे केसेस में करेंगे तो वो इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो बेसिक हमारा किस पे था, इंट्रोडक्शन। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का वो था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें जितने भी हमने ये एक्सप्रेशन करें ये, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जाके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।